नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज लोकसभा में मोदी सरकार की गजब फजीहत हुई है। सरकार ने एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयकों को पेश करने के सवाल पर जब पेश करना चाहा और उसके लिए वोटिंग हुई, तो बीजेपी के ही 20 सांसद गायब थे। बीजेपी ने सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइनों का व्हिप भी जारी किया था, मगर इसके बावजूद ऐसा होने से सरकार के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। उधर विपक्ष सरकार की छीछा लेदर से बम-बम है। उसका कहना है कि बिल को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट ही पड़े हैं, जिससे साबित होता है कि सरकार के पास बिल को पास कराने के लिए बहुमत नहीं था या पेश करने की अनुमति मिलने के लिए भी जो बहुमत चाहिए था। हालाँकि वो इसको लेकर विवाद है कि सामान्य बहुमत की 2 तिहाई बहुमत कि जब पास कराना होगा तब कितना चाहिए, लेकिन ये विपक्ष का कहना है। उसने इसे अपनी एक रणनीतिक जीत भी बताया है। बिल को पेश किए जाने के खिलाफ 198 वोट पड़े। लोकसभा में हुई इस घटना से सदमा खाई बीजेपी ने अपने अनुपस्थित सांसदों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इन अनुपस्थित सांसदों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह और जगदंबिका पाल जैसे नेता शामिल हैं। हालांकि बहुमत हासिल होने के बाद दोनों बिल संसद की संयुक्त समिति को भेज दिए गए हैं, मगर ये घटना बताती है कि मोदी सरकार और उसका जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो कितना खराब है। सबसे खराब मैसेज ये गया है कि बीजेपी के ही सांसद इन बिलों को लेकर गंभीर नहीं है। इसने ये भी उजागर कर दिया कि सदन में 2 तिहाई बहुमत जुटाना बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए सरकार 2 बिल लाई है। उनमें एक संविधान संशोधन का बिल है। इसके लिए 2 तिहाई बहुमत जरूरी है। लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं। 2 तिहाई बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है। वहीं राज्यसभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं और वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन मिल रहा है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें हैं। 2 तिहाई बहुमत के लिए 164 सीटें चाहिए होंगी। सवाल उठता है कि जिस एक देश एक चुनाव को लेकर इस सरकार ने देश को सिर पर उठा रखा है, उसका हश्र क्या होने जा रहा है। जब वो इसे पास करवाने की स्थिति में ही नहीं है, तो वो इस पर इतना हंगामा, इतना शोर क्यों मचा रही है। तो ये हैं वो सवाल जिन पर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ 5 बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ शीतल पी सिंह हैं, प्रेम कुमार हैं, नीरेंद्र नागर हैं, उमाकांत लखेड़ा हैं और विवेक देशपांडे हैं। मैं शुरुआत में गुजारिश कर लूं आप सबसे कि चूंकि प्रोग्राम हमारा 45 मिनट का होता है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखेंगे तो सुविधा होगी। तो शुरुआत करते हैं उमाकांत जी आपसे। ये जो स्थिति बनी है लोकसभा में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है? विपक्ष तो अपनी एक जीत क्लेम कर रहा है, क्या सचमुच में इसे जीत माना जाएगा? अनम्यूट कर लीजिए। जी, अनम्यूट। जी, हाँ जी, कर जो सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार पर एक किस्म से तलवार लटक गई है, क्योंकि मोदी सरकार को पहली बार पता लगा कि ये 2014-2019 नहीं है। 2024 में जो उसको मैंडेट मिला है, वो मैंडेट देश की जनता ने बहुम सरकार बनाने के लिए पूर्ण सरकार बनाने के लिए या बहुमत की सरकार बनाने के लिए उनको नहीं दिया है। तो एक उनको आईना आज देश की संसद ने ही दिखा दिया, नंबर गेम के मामले में दिखा दिया। और दूसरी बात ये है कि जो संख्या बल है, देखिए मत जो डेमोक्रेसी है वो संख्या बल के आधार पर चलती है। वो भाजपा को पता लग गया है कि 240 से कुछ होने वाला नहीं है। और ये दूसरी बार हो रहा है, ये फजीयत पहली बार नहीं हो रही है। ये वक्फ बोर्ड के मामले में भी उनकी फजीयत हुई है, जब उनको पता था कि वक्फ बोर्ड के मामले में उनके जो एलाइज हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, इन्होंने जब आंखें तरेरी, तो इन्होंने मुंह छिपाने के लिए या मुंह ढकने के लिए उसको जेपीसी के सुपुर्द कर दिया, ताकि उस पर व्यापक विचार विमर्श का रास्ता खोले। वो एक बहाना था डाइवर्ट करने का। और ये जो चीजें होती है, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, देश के संविधान विशेषज्ञों को पता है,
जो इतने अरसों से भारत की संसद को देख रहे हैं, नजदीक से उसकी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उनको भी पता है कि ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ये दोनों भारत के संविधान के खिलाफ है। ये देश के स्ट्रक्चर के खिलाफ है। बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, फेडरल कैरेक्टर है जो देश का, उसके खिलाफ है। और मुझे लग रहा है कि संविधान का। भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो सहयोगी दल हो, चाहे वो एलाइज हो, और चंद्रबाबू नायडू ने तो आंखें खोल दी सबकी। उन्होंने कल पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम खत्म कर दिया, ये कह करके कि 2029 से पहले लागू नहीं होना चाहिए। तो 2019 से पहले इसलिए कि वहां स्टेट के लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हुए थे। तो जब लोकसभा के इलेक्शन मतलब आपको प्रिविलेज देना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले आप 27 से लागू करते हैं, 28 से लागू करते हैं, तो लोगों की कई विधानसभाएं तो ऐसी हैं कि या तो उनका कार्यकाल आपको बढ़ाना पड़ेगा, या वहां आपको उनको 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 कट शॉर्ट करके 1 साल 6 महीने 8 महीने का जो भी सरकार बनी है 2028 तक, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ऐसी सिचुएशंस में देश की मुझे लग रहा है कि एक एनार्की, एक संवैधानिक अराजकता की स्थिति को इन्होंने निमंत्रण दे दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, शीतल जी, ये तो एक पक्ष हुआ। ये जो बीजेपी या मोदी सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट है कि अपने ही सांसद व्हिप जारी होने के बावजूद सदन में ना रहें, ये कितनी फजीहत है, कितनी बड़ी छीछल इधर है सरकार की कि जिस बिल को प्रधानमंत्री बहुत बड़ा बिल, देश के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी मूवमेंट बता रहे हैं, उसके मामले में उसके ही सांसद गंभीर नहीं। एक्चुअली सांसदों को यथास्थिति तो पता ही थी। ये जो सांसद नहीं थे, ज्यादातर ये बहुत सीनियर लोग हैं। ये सब जगदम्बिका पाल हुए, सिंधिया साहब हुए, ये सब अनेक बार के सांसद हैं, पूरे जीवन संसद में ही घूम फिर के रहे। तो ये लोग इन चीजों को न समझते हो ऐसा तो है नहीं, या इसकी गंभीरता न समझते हो, लेकिन उनको ये पता था कि ये बिल जो है अल्टीमेटली जेपीसी में ही चला जाएगा। ये बिल फिलहाल पेश होगा, ये एक इशू है, राजनीतिक इशू डाइवर्ट करने की बहुत सारी जो टैक्टिक्स चल रही हैं आज की परिस्थितियों पर, उनमें से एक कदम ये भी है। इसलिए वो उस गंभीरता में नहीं मिले जैसी गंभीरता अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन एक फेस का सवाल होता है, जो लीडरशिप है उसके फेस का सवाल हो गया है कि ये सीनियर लोग वहां नहीं मौके पे मौजूद थे, और विपक्ष को ये कहने का मौका मिल रहा है कि जब पेश करते समय इस पे 2/3 सहमति नहीं है तो आप कैसे इस पे जाएंगे। ये तो एक पक्ष हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष आप देखिए कि देश का दूसरा पक्ष कितना घिनौना है कि ऐसे दल और ऐसे लोग जिनको इस तरह के किसी भी कानून से सबसे पहले फेडरलिज्म पे खतरा जिनको फील होना चाहिए, वो सब लोग बड़ी बेशर्मी से इसके समर्थन में आ गए। मायावती जी आ गई, एजेंसियां उनके पीछे हैं, उनके कोई सांसद नहीं है लेकिन वो इसमें शामिल हो गई। ऐसे ही बिहार की पार्टियों का हाल रहा, और यहाँ आंध्र प्रदेश से अपनी शर्त के साथ जरूर आए नायडू साहब, लेकिन वहां जो दूसरी पार्टी है दुनिया भर की चोरी में जिसका नाम आ रहा है, अभी जो अडानी वाली चोरी है उसमें भी उसका नाम है, वो भी उसी में शामिल है समर्थन करने में। तो इस देश में फेडरलिज्म को और लोकतंत्र को खत्म करने के इस तरह के फैसलों पर सहमति देने वाले अनेक लोग मौजूद भी हैं। ये सही है कि वो संसद में 20 सांसद नहीं आए मौके पर, लेकिन ये भी सही है कि इतने दल अपने अपने उन्हीं कारणों से कि सब तमाम तरह की चोरियों में मुब्तला है और एजेंसियां उनका पीछा न करें, इसलिए सरकार की किसी भी चीज में हाँ में हाँ मिलाने में तैयार है, चाहे जनता का गला कट जाए, देश के संविधान और लोकतंत्र का तहस नहस हो जाए, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। ये भी इसका एक पक्ष है जिस पर बातचीत साथ साथ होते रहने चाहिए। जी, लेकिन नीरेंद्र, ये तो ठीक है, सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जानता है कि 2/3 जो बहुमत चाहिए एक संविधान संशोधन के लिए, वो तो सरकार के पास नहीं है। ये ठीक बात है। लेकिन जब कोई पार्टी व्हिप जारी करती है तो वो बहुत सीरियस मामला होता है, और सीनियर मेंबर ही अगर व्हिप का उल्लंघन कर दें तो ये तो और भी ज्यादा फजीहत की बात है। ठीक है, वो उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली थी, वो तो पहले से तय था कि उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना है। लेकिन ये दुर्गति तो मोदी शाह की रणनीति की दुर्गति है, फ्लोर मैनेजमेंट की दुर्गति है। मेरे ख्याल से शीतल जी ने जो कहा है वही सही है।
कि जो मेंबर थे उनको पता था कि आज कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी आज क्या, मेरे ख्याल से अगर 2/3 बहुमत चाहिए, अभी 230-240 के आसपास मेंबर हैं, करीब 43% के आसपास निकलता है इंडिया अलायंस के जो मेंबर हैं लोकसभा में। तो अगर 43 है तो 66% कभी हो ही नहीं सकता एनडीए का। अगर एनडीए अपनी सीटें और अपने कुछ दूसरे साथियों को भी मिला ले, तब भी उसको इस 5 साल, अगले 5 साल के अंदर तो उसको बहुमत मिलने वाला है नहीं 2/3। राज्यसभा का मामला खुद अलग थी, या फिर लोकसभा में कुछ डिफेक्शन करा ले, फिर से इलेक्शन का तो अलग बात है, लेकिन अब आज की तारीख में उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है। ये मोदी जी भी जानते हैं, शाह भी जानते हैं, और ये मामला जो है असल में पिछली लोकसभा का है, इस लोकसभा का नहीं है। एक तरह से पिछली सरकार ने इसको इसके बारे में जो आयोग बिठाया था और सब किया था, उस समय उनको लग रहा था कि अभी जितनी सीटें आगे और ज्यादा आएंगी, 400 का दावा कर रहे थे, तो उनको लगा अपने बल पे ही हम 2/3 आ जाएंगे। तो जिस उत्साह से उन्होंने शुरू किया था पिछली लोकसभा टर्म में, अब स्थितियां बदल गई हैं। लेकिन अब दो ही रास्ते थे, या तो इसको बिल्कुल डाल दें ठंडे बस्ते में, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ठंडे बस्ते में नहीं डालते हैं, इसको जीवित रखते हैं, तो एक बार पेश करते हैं और उसके बाद जब विरोध होगा तो हम इस तरह से कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चूंकि उनका पहले से ही तय किया हुआ था और सांसद भी जानते थे, इसलिए उन्होंने सुस्ती बरती। हो सकता है जो फ्लोर मैनेजमेंट की जो टीम है वो भी सुस्ती बरत रही थी, दोनों तरफ से हो सकता है। देखिए कोई भी, अगर वो ज्यादा चुस्त होते, हमको भाई प्रेजेंट करना ही करना, आज अगर वोटिंग का दिन होता तो अलग बात थी। आज वोटिंग होनी भी नहीं, आज बहस भी नहीं होनी है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। और इंट्रोड्यूस जो है शायद सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। उसके बाद जब होगा तब होगा, तब इंट्रोड्यूस होने के बाद भी उन्होंने जेपीसी में भेजा, उनको पता है कि दो मतलब सिंपल मेजोरिटी तो मिल जाए, 2/3 बहुमत तो मिलने वाला है नहीं। और मुझे लगता है लंबे समय तक ये रहेगा। और जहां तक फेडरलिज्म की बात है, असल में आंध्र प्रदेश की दो दो पार्टियां हैं, उनको पता है कि आंध्र प्रदेश में आपके बीजेपी कोई वजूद है नहीं अपने बल पे, तो इसीलिए उनको डर नहीं है। देखिए सारी जो राजनीति होती है वह अपने स्वार्थ, एक तो सही बात है सीबीआई या दूसरी ईडी एजेंसियां पीछे हों तो समस्या होती है, लेकिन अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वह भी जो आंध्र प्रदेश की दोनों पार्टियां उनको दिख रहा है। उनको पता है कि बीजेपी, तेलंगाना भले बीजेपी ने थोड़ा इनरोड्स किया है, कुछ वोट शेयर लिया, अच्छे खासे लिए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसकी दाल नहीं गल रही है। आंध्र प्रदेश में दो ग्रुपों में इस तरह बढ़ गया है वहां का जनमानस कि बीजेपी का कोई, और जब वहां चुनाव भी होते हैं तब देखते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर ऐसा ज्यादा बढ़ता नहीं है, प्रभावित नहीं करता। तो मुझे लगता है इस कारण से भी ये दोनों पार्टियां जो है वो बीजेपी के साथ है, उनको 5 साल में चुनाव होने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, उनके दो पार्टियों का दो साथ आना इस वजह से है कि चंद्रबाबू नायडू को तो अपने 5 साल गुजारने हैं, और जहां तक जगन रेड्डी का सवाल है वो सीबीआई और पता नहीं किन किन केसेस में फंसे हुए हैं, और अभी अडानी वाले मामले में भी वो फंसे ही हुए हैं, तो उन्हें तो मोदी सरकार का वरद हस्त चाहिए ही। तो वो उस रणनीति के तहत समर्थन कर रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बीजेडी भी समर्थन कर रहा है, बीजू जनता दल भी समर्थन कर रहा है, जबकि उसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये दूसरा मुद्दा है प्रेम जी, पहली बात तो ये है कि ये जो स्थिति बनी सदन में, ये ठीक है वो नहीं आए, हल्के में लिया वगैरह वगैरह, लेकिन एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अनुशासन होता है, विप होता है, उसका पालन करना होता है, और जब वरिष्ठ नेता पालन नहीं करेंगे तो बाकी के जो, इसको किस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से आनंद फानन में नोटिस भी जारी किए हैं इन सांसदों को, ये भी अपने आप में दिखाता है कि वो कितनी परेशान है इस समस्या से। जी शुक्रिया मुकेश सर। देखिए 3 लाइन का व्हिप जारी करना अपने आप में ये बताता है कि बीजेपी बहुत गंभीर थी इस व्हिप को लेकर के, लीडरशिप पूरा गंभीर था, लेकिन अगर उनके सांसद गंभीर नहीं हुए तो यही संदेश में गड़बड़ है कि बीजेपी की गंभीरता को उनके सांसद क्यों नहीं समझ रहे, उसके गेम प्लान को, उसकी रणनीति को उनके सांसद क्यों नहीं समझ रहे। यहीं से एक डिफाइंग जो सिचुएशन है उसकी गंभीरता समझ में आती है, और नोटिस देना भी उसी हिसाब से मुझे लगता है। पर पूरे प्रकरण में इसको ये अगर हम देखें कि ये हुआ क्यों, सब कुछ बीजेपी को पता था, आंकड़े पता थे, परिस्थिति पता थी, मैनेजमेंट करने की क्षमता का पता था, फिर भी ये क्यों हुआ। तो हम फिर से वहां पर जाना चाहते हैं, जैसे चुनाव के बाद आपके भी चैनल पर मैंने कहा था, मुझे ध्यान है कि जब से ये सदन बना है तब से चाहे सत्ता पक्ष हो, दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और अपोजिशन की कांग्रेस, दोनों इलेक्शन मोड में पहले दिन से हैं, इसको बोल पा नहीं रहे हैं,
और अपोजिशन के बोलने का बहुत मतलब भी नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष जब चाहेगा और इसके लिए जैसी परिस्थिति, उसको पता है कि हमें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए वो ये जो विफलता दिखला रहे हैं, ये दरअसल जनता को संदेश देने की कोशिश है कि हम क्या करें, हम तो चाहते हैं और इनकी यहाँ पे जो सुधार वो करना चाहते हैं, जिसको सुधार बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, उसको हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं है। यानी वो 400 वाला जो नारा था उसको जिंदा करने की एक कोशिश जो है एक अलग किस्म से हो रही है कि गठबंधन को वो खिचड़ी बताते हैं, गठबंधन का अपमान भी करते हैं और गठबंधन करते भी हैं, गठबंधन की सियासत में भी रहते हैं और विवशता भी दिखलाते हैं कि ये गठबंधन ही है, आपने हमें बैसाखी पे खड़ा कर दिया तो हम क्या करें। ये विवशता दिखाने की भी उनकी रणनीति है। इसके बावजूद कि तमाम चीजें दिख रही हैं कि सत्ता पक्ष कमजोर नजर आ रहा है, अपना मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, लेकिन एक रणनीति है, इससे इनकार करना मुश्किल है। मुझे पूरी तरह से ये रणनीति लगती है। हाँ, एक बात और कि जो वक्फ बोर्ड वाले में और इसमें फर्क क्या है, वक्फ बोर्ड में ये था कि उनको पता था कि किनका क्या स्टैंड है, अपने साथी भी विरोध कर रहे हैं, कर सकते हैं, सब पता था। लेकिन इस मामले में ये था कि बीजेपी को उम्मीद थी कि अपोजिशन से भी कुछ को हम अपना समर्थन में ले सकते हैं, एक देश एक चुनाव के नाम पर हमें मिल सकता है, उसकी कोशिशें भी उन्होंने की। और मान लीजिए कि मायावती ने जो अपना संकेत दिया तो वो भी एक पैटर्न के हिसाब से कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात बीजू जनता दल का आपने बताया, तो ऐसी उनके पास और संभावनाएं थी कि जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते थे, इसमें वो विफल रहे, ये जरूर नहीं। लेकिन प्रेम जी, ये तो बैक चैनल से ये सारी चीजें होती हैं। कौन हमारे साथ आएगा कौन नहीं आएगा, ये फ्लोर टेस्ट में नहीं जाती हैं कि अब बहुमत साबित करना है या बिल पास कराना है, तब टेस्ट नहीं होता है। ये तो पहले तय हो जाता है कि हमारे साथ बीजू जनता दल है, नायडू है, नीतीश कुमार है, कौन कौन है, ये गिनती पहले हो जाती है। इसलिए इस लिहाज से तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है। लेकिन विवेक जी, आपको क्या लगता है, ये जो अपोजिशन क्लेम कर रहा है अपनी विक्ट्री कि ये हमारी एक बड़ी जीत है, क्या ये जो बहस हुई है इस बिल को, इन बिलों पर, उसमें जिस एग्रेसिव ढंग से उसने अपनी बात रखी है, उसके बाद जब ये हुआ है, तो क्या वो इसे अपनी जीत मान रहा है? जी मुकेश जी, बीजेपी को अपोजिशन को इसको अपनी जीत मानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इससे आहत है और जिस तरह से नोटिसेस गई है, जो व्हिप को न मानते हुए जो एब्सेंट रहे, उनको जो नोटिसेस गई है, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो नाराज है इस बात से कि कुछ लोग व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं। तो उसके बाद अपोजिशन को इसमें आनंद मनाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये एक तरह से एक टैक्टिकल गलती तो बीजेपी ने की है। अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे बीजेपी हारे है। बीजेपी के अंदर के मामले से ही बीजेपी हारी है, अगर इसको हार माना जाए तो ये हम कह सकते हैं। तो एक तरह से ये टेक्निकल विक्ट्री अपोजिशन के लिए, कुछ न करते हुए भी वो जीत गए हैं। तो जहां तक अपोजिशन का सवाल है, वो खुश हो इसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं, अच्छा है उनके लिए, एक थोड़ा सा मॉरल बूस्टिंग भी है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है गिरिराज सिंह जैसे नेता अगर इसके लिए एब्सेंट रहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के एक बहुत बड़े हिमायती है और बहुत बड़े पिलर भी है, और ये जो सारा जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्लान है, वो एक लार्जर हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसके बहुत सारे जो पहलू है, बहुत सारे जो उसकी स्टेप्स है, उन स्टेप्स में से एक स्टेप ये है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ऐसे में गिरिराज सिंह जैसे लोग उसमें एब्सेंट रहे, ये एक अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। लेकिन पता नहीं क्या है, ये 20 लोग जो भी एब्सेंट रहे वो क्यों एब्सेंट रहे, ये शायद बीजेपी धीरे धीरे पता चलेगा। आज की ही घटना है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा ये डिकोड करने के लिए ये सारे लोग क्यों नहीं आए, इनके मन में क्या चल रहा है। अगर अपोजिशन के बीजेडी भी कल तक विरुद्ध था और बीजेडी भी अगर इनके साथ में हो गया है, तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के अंदर से 20 लोग नहीं आए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन ये लापरवाही हो सकती है, सुस्ती हो सकती है,
ये धारणा जो बताई लोगों ने कि पास तो हो ही जाना है, मतलब पेश तो हो ही जाना है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, इसलिए हो सकता है। जी, मुझे दूसरे एक चीज का आश्चर्य जो लगता है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है, आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा, वो कह रहे हैं कि भाई इंट्रोडक्शन के लिए कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, पास कराने के लिए जरूरत है। तो पता नहीं इसमें ये क्यों माना जा रहा है कि ये मेजोरिटी नहीं थी, या फिर जितने आवश्यक लोग थे वो नहीं थे, इसलिए फेल्यूर है, इसलिए ये लॉस है, और इसलिए विक्ट्री है ये अपोजिशन की। पेश किए जाने को लेकर ये सारी चर्चा हुई, इस पर वोटिंग हुई और पेश किए जाने के सवाल पर वोट डिवीजन हुआ। उसमें सरकार को 269 और विपक्ष को 198 वोट मिले। 269 मतलब 272 वहां भी नहीं मिले, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ होती है उस समय, उसके हिसाब से उसने ये नंबर उसको हासिल हो गया। तो बिल तो जी एक्सेप्ट कर लिए गए। बेसिकली तो ये है कि बीजेपी को ये बिल पास होने की भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स चाहिए, देखिए 2/3 अगर इसमें बहुमत चाहिए, तो सारे के सारे अगर वोट करते हैं, तो आपने इसे बताया 362 या 64 कुछ मत इसके पक्ष में गिरने चाहिए, तभी जाकर ये बिल पास होगा। लेकिन अगर उतने नंबर वो नहीं मिला पाते हैं, नहीं जमा पाते हैं, तो कम से कम 100 लोगों को एब्सटेन करना पड़ेगा। जब 100 लोग एब्सटेन होंगे, तब 293 का आंकड़ा जो है वो आता है, और फिर 293 अगर इसके पक्ष में चले जाए तो बिल पास हो सकता है। उसके लिए लेकिन 100 लोग एब्सटेन करने पड़ेंगे, 100 लोगों को। अब वो कौन एब्सटेन करेगा? अपोजिशन में से ही 100 लोग एब्सटेन करेंगे, तभी जाकर इनका फायदा होगा। तो ये बिल कुल मिलाकर पास होना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है, ये बीजेपी को पता है। तो क्यों बीजेपी उसको इतनी जल्दबाजी में इंट्रोड्यूस कर रही है? मुझे लगता है कि डाइवर्शनरी टैक्टिक है, मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना। ये बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के तहत ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन इंट्रोड्यूस करते समय उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इसको मतलब जो आज हुआ वो ना हो, इसके लिए क्या करना जरूरी है। वो उन्होंने किया, शायद भी इशू किया होगा, सबको बुलाया होगा, लोग नहीं आए। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे लोग क्यों नहीं आए, ये इतने कैजुअल कैसे हो सकते? क्योंकि बीजेपी में इस तरह के कैजुअलनेस को कोई स्कोप नहीं है, उसको पनिश किया जाता है। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के असेंबली में, मतलब छोटी सी बात, महाराष्ट्र का नागपुर में जब अधिवेशन होता है, तो सारे जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनको एक बार आरएसएस का जो एक वहां पर इंस्टॉलेशन है रेशीम बाग में, वहां जाकर हेडगेवार और गोलवलकर जी के समाधि को नमस्कार करना होता है। जो लोग नहीं जाते उनको नोटिस भी दी गई है। मतलब इतनी इतनी बात के लिए ये वॉलंटरी होना चाहिए। लेकिन जो बाहर से आए, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए, एनसीपी से बीजेपी, वो नहीं गए कहीं, इससे पहले ऐसा हुआ है, तो उनको भी नोटिस जारी हुई कि आपको जाना मस्ट है, जरूरी है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी नहीं है, वो तो कोई ऐसा मामला तो नहीं जिसमें आप किसी को फोर्स कर सकते। इस मामले में अगर वो नोटिस जारी कर सकते हैं और लोगों को जाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि 20 लोग जो है वो इतने कैजुअल हो गए कि ठीक है, वैसे भी तो क्या आज कुछ होने वाला नहीं है, होने जाने वाला नहीं है, तो फिर ठीक है, आज नहीं जाते हम। क्या कर रहे थे ये 20 लोग? मतलब बाहर रह के भी क्या कर रहे थे, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। लेकिन उमाकांत जी, क्या ये ऐसा कहीं ये तो नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह को ये इल्हाम हो कि उनका आतंक कितना है, इतना भय है कि कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि व्हिप का पालन ना करे? ये एक हो सकता है ये आइडिया कि ऐसी मजाल क्या है कि कोई इसका उल्लंघन कर जाए। तो इसलिए भी थोड़ी बेफिक्री आ गई होगी कि बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, बीजेपी में ऐसा कभी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, और फिर जब मोदी जी सम्राट हों तब कैसे होगा? मुकेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे दर्शकों को ये बात पता लगनी चाहिए कि कोई भी जो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में कोई भी विधेयक पास होता है या अमेंडमेंट रेजोल्यूशन पेश होता है, तो उसके लिए कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है। ये होता है कि सरकार, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, वो उसने जानबूझ करके व्हिप भी जारी किया कि ऐसा ना हो कि हमारी जो सिंपल मेजोरिटी भी ना हो। तो एक उन्होंने दूसरी बात ये कहा, ये उसके पीछे ये भी तर्क था उनका कि एक मैसेज जाना चाहिए कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट।
हम बहुत गंभीर हैं, हम बहुत सिंसियर हैं। हालांकि ये जो भाषण वीर है, ये लफाजी है, ये बिल्कुल भी देश के जो फेडरल करेक्टर है उसके खिलाफ है। और अगर भारत की संसद में, अगर किसी भारत के सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चैलेंज हो गया, तो ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर्स है उसकी बेसिक फंडामेंटल के खिलाफ है ये। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा राज्यों की विधानसभाओं में को थोपे आप संसद का कानून। लेकिन वापस आपके सवाल पर आते हैं, क्योंकि सवाल आपका इस बात पर है कि क्या भाजपा के जो सांसद थे उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, जानबूझ के किया। मोदी शाह का जो आतंक है पार्टी के भीतर, मैं महसूस कर सकता हूँ उन आतंक को, उनके टेरर को मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं खुद, मेरे को कई सांसद कहते थे कि भाई आप लोग जब पहले लिखते थे तो अब वैसा नहीं लिखते, आप लोग लिखा करो तो हमारे हाथ मजबूत होते हैं। तो हालत ये है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि कोई मंत्री, मैं तो सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं बचाई। यहाँ पूरा केंद्रीयकरण इस तरह से हो गया है कि आतंक का माहौल है पार्टी के भीतर। एमपीज डरे हुए हैं बहुत बुरी तरह, मिनिस्टर डरे हुए हैं कि कहीं कोई मंत्री है उसका जो स्टाफ है वो एक आदमी स्टाफ अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, सब आरएसएस और पीएमओ के निर्देश पर स्टाफ होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में सांसदों का अब्सेंट रहना या मंत्रियों को अब्सेंट रहना, एक तकनीकी बात मैं बता सकता हूं कि कई एमपीज हैं वो उनके कंस्टिट्यूएंसीज में अपने सपोर्टर्स या पोल इंचार्ज, इलेक्शन इंचार्ज, शादी ब्याह का सीजन है, कई इमरजेंसी में उनको जाना होता है। ऐसा सबके साथ, हम लोगों के साथ भी इमरजेंसी होती है। कई लोग जो भी गए होंगे वो जेन्युइन इमरजेंसी रही होगी। ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि आधे लोग रहे होंगे जिन्होंने चीजों को बहुत कैजुअली लिया और कहा कि भाई इंट्रोडक्शन लेवल है, अभी तो ये पेश हो रहा है, पेश में ठीक है, थोड़ी लेट में भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग रात भर जगे रहे होंगे, सुबह कहीं हॉस्पिटल किसी को देखने चले गए, वहां से लेट हुए, तब तक वो बिल इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये एक किस्म से ये दर्शाता है कि बीजेपी और अमित शाह और मोदी को पहली बार ये पता लगा कि उनका जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। उस कमजोरी का आज उनको एहसास हुआ और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो विधेयक को पेश करेंगे आने वाले वक्त में, उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा सबक मिला है। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज का मैं बहुत साफ साफ बता दूं कि इतना उनको अंदाजा लग गया है कि अगर हमारे एमपीज कैजुअली चीजों को ले रहे हैं तो कल दो एलाइज जो बड़ी बड़ी बैसाखियां है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, अगर उन्होंने भी धीरे धीरे करके इस तरह का रुख, कैजुअल रुख अपनाया, तो एक दिन उनकी सरकार अचानक किसी भी बिल पर, चाहे फाइनेंस बिल हो, किसी भी विधेयक पर या अविश्वास प्रस्ताव हो, अगर उन्होंने तैयारी नहीं की तो और ये जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कंट्रोल नहीं किया या नाराज रखा या कोई ऐसी काम उनकी मर्जी के खिलाफ कर दिया, तो वो किसी दिन अपने एमपीज को कहेंगे हाउस मत जाओ, तो उनकी सरकार गिर सकती है। क्योंकि इस सरकार को मैंने जैसे पहले बताया कि मेजोरिटी नहीं है, ये सरकार का आज एक बहुत बड़ा फ्लॉ, एक बहुत बड़ा जिसको कमजोरी आज जाहिर हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, तो शीतल जी, ये देखिए बहुत सारी चीजें स्पष्ट हैं कि इन बिलों में जिस तरह के प्रोविजन है वो तो अद्भुत हैं कि अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व होती है तो सारी विधानसभा भी गई। मतलब ये अजीबोगरीब है कि ये क्या फेडरल स्ट्रक्चर है, सारा पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है। मिड टर्म होना, किसी राज्य की सरकार गिर गई तो अब नई सरकार चुनी जाएगी, अगर एक साल पहले तो वो एक साल के लिए चुनी जाएगी, 1.5 साल के लिए चुनी जाएगी। इस तरह के अजीबोगरीब चीजें उसमें है। तो ये जानते हुए भी क्यों ये सरकार इसको फोर्स कर रही है कि ये मतलब लॉजिक तो होना चाहिए कुछ। जी नहीं, लॉजिक उनका यह है कि अब उनके पास केंद्रीय सत्ता आ गई है और वो ये समझते हैं कि विपक्ष की जो स्थिति है उसमें वो भविष्य में भी उस काबिल शायद न हो पाए। उनको ऐसा लगता है कम से कम कि आने वाले 15, 20, 25 सालों में जो परिस्थितियां हैं इनमें कोई मूलभूत बदलाव नहीं होगा और वो चुनाव मैनेज कर लिया करेंगे। आप लोकसभा के बाद देख ही रहे हैं, विधानसभाओं को उन्होंने मैनेज किया है, सफलतापूर्वक किया है, तो उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा है। तो वो ऐसी परिस्थिति में ऐसी चीजें तय कर लेना चाहते हैं जिसमें केंद्रीय सत्ता जो उन्होंने काफी केंद्रीकृत की है,
हालांकि जब वो राज्यों में थे तो उल्टी बात किया करते थे, लेकिन अब जब वो केंद्र में है तो वो बिल्कुल उसको उलट के देख रहे हैं चीजों को, कि राज्यों के हाथ धीरे धीरे, वो बहुत सारे राज्यों के अधिकार उन्होंने छीने हैं। चाहे दिल्ली राज्य सरकार की बात कर लें, कश्मीर का आपने हाल देखा ही, लद्दाख की हैसियत आप देख ही रहे हैं। तो अब वो जो कुछ कर रहे हैं और जो वो राज्यों में जब थे जैसा करते थे, उन दोनों में बहुत मूलभूत फर्क है सोच में। तो अब उनको लगता है कि केंद्रीय सत्ता उनके पास है तो ज्यादा से ज्यादा उसका केंद्रीकरण कर सके और ज्यादा से ज्यादा अधिकार उसके हाथ में रखें, और राज्यों वगैरह को एक तरह से ऐसी हालत में बना के रख देना चाहते हैं जिनके होने न होने का कोई खास अर्थ नहीं होता। जैसे अब जम्मू कश्मीर की सरकार हो या दिल्ली की जो सरकार है, इन सब सरकारों का क्या अर्थ है? इनके पास कुछ नहीं है, एक ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की परिस्थितियां उन्होंने जो करके अपने काम को आगे बढ़ाया है, अब वो बिल्कुल वैसा ही कामकाज चाहते हैं। और ये बिल अगर पूरा डिटेल में पढ़ा जाए, इसमें चंद्रबाबू नायडू के उस विरोध को अगर विड्रॉ कर लिया जाए तो पूरा पढ़ेंगे तो एकदम लगेगा कि इसको कोई राज्य कैसे मान सकता है। लेकिन आप सोचिए कि इसमें भी वो तमाम आत्मघाती दलों को शामिल कर ले गए, बीजेडी भी शामिल है। तो ये सिर्फ उनकी असफलता का सवाल नहीं है, विपक्ष की भी सफलता का बहुत बड़ा सवाल है कि वो इतने गंभीर सवालों पर भी पार्टियों में और कम से कम जो मध्य में दल हैं इधर उधर, उन तक उसकी पहुंच नहीं है। जनता तक तो ये सब सवाल गए ही नहीं है। जनता इतने डिटेल्स में इन चीजों को जानती ही नहीं है, और जब तक वो उसके नुआंसेस समझेगी तब तक पता नहीं आगे चीजें कहां बढ़ जाएंगी। लेकिन इन दलों तक को जो अपने आत्महत्या के पेपर पे दस्तखत कर रहे हैं, और इसमें ज्यादातर ऐसे दल हैं जिनकी एक एक राज्य में ही पार्टी है, एक राज्य से दूसरे कहीं उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन वो अपने खिलाफ ऐसी चीजों पर हस्ताक्षर खुद कूद के कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब अजीब सी परिघटना हम लोगों के समक्ष घट रही है, उसमें से एक बड़ी परिघटना है। बिल्कुल। तो नीरज जी, अभी जो कहा गया डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, जो विवेक जी ने कहा, क्या आपको भी लगता है कि दरअसल मोदी जी भी जानते हैं, उनकी सरकार भी जानती है कि ये बिल तो पास होने नहीं है, इसको थोड़ा शोर मचाते रहो, थोड़ा माहौल बनाते रहो, लोग इस पर बात करें, वो जो दूसरी समस्याएं हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए जो बहुत सारी चीजें मोदी सरकार और बीजेपी और संघ परिवार करते रहते हैं, उनमें से एक ये भी है कि इस तरह की भी कोई चर्चा चलती रहनी चाहिए, लोगों को इंगेज रखो दूसरी चीजों में। नहीं, मुझे नहीं लगता भाई। एक बिल आप तो पेश करना है, आपने पेश कर दिया, अभी पहला साल है लोकसभा का, उनको पता है कि इस लोकसभा में ये पास नहीं होगा, तो चलो एक बार डाल दिया, अब वहां पर चर्चा होती रहेगी, जो भी होगा नहीं होगा। वैसे मुझे तो लगता है कि जो बिल है अपने आप में ऑपोजिशन के लिए एक हथियार हो सकता है। हथियार इसीलिए हो सकता है कि देखिए, अमेरिका में 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, बाकी जो प्रतिनिधि सभा है और सेनेट है उनके 6-6 साल के होते हैं, और हर 2 साल पे इलेक्शन होते हैं। 5 साल की लोकसभा में हर साल इलेक्शन होने से फायदा ये है कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो किसी जनता के बिल्कुल खिलाफ, जैसे किसान बिल था, किसान एक्ट था, कानून था, तो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, मतलब मैं भी उसके समर्थन में हूं कि साल में एक बार चुनाव हो। भाई साल में जितने भी चुनाव, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चुनाव ना होते रहे, साल में कभी अच्छे मौसम में, मान लिया आपने अप्रैल में करा लिया जब सारे देश का मौसम, एक बार चुनाव हो, बाई इलेक्शन भी उसी हिसाब से 6-6 महीने पे हो, तो समझ में आता है कि हर साल, मतलब जनवरी में। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन एक तरफ तो इसके समर्थन करता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन हरियाणा के चुनाव से लोकसभा के साथ नहीं कराए, कश्मीर के नहीं कराए, बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के नहीं कराए। माने जहां तुम करवा सकते हो, हरियाणा में तो उनकी अपनी सरकार थी, महाराष्ट्र में अपनी सरकार थी, वो 6 महीना पहले को इस्तीफा दे देते, मुख्यमंत्री बहुमत है, वो चुनाव करवा सकता है। तो आप जब प्रैक्टिकल आता है, जब आप शुरुआत यहीं से कीजिए ना, आप चैरिटी बिगिंस एट होम। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बाद में होगा, आप कम से कम हर साल में एक बार चुनाव करवाइए, ये तो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी सरकारें कई जगह पर है। तो इनका मंशा वो नहीं है, इनकी मंशा ये है कि हम एक बार आ जाएं। एक तो ये है कि इनको लग रहा है कि मोदी या राष्ट्रीय पार्टी का जो असर होगा वो विधानसभा चुनाव में असर होगा, ये इनको लग रहा है। एक दूसरा ये लग रहा है कि एक बार हम सरकार में आ जाए तब जनता के प्रति जवाबदेह न रहे। हम जो अलोकप्रिय रिफॉर्म करना चाहते हैं, हमको किसी को 1500-2000 देने की जरूरत ना पड़े। एक बार आ गए, सत्ता में आ गए, हम 5 साल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई मेरे सर पे नहीं है। बहुमत है, बहुमत नहीं होगा तो खरीद लेंगे, दल को तोड़ लेंगे। देश में अगर 9 राज्यों में विपक्ष की सरकार है तो आधी सरकार तो हम ईडी, सीबीआई और पैसों के बल पे तोड़ लेंगे। तो ये इनकी मंशा है
कि हम जानते हैं कि बीजेपी जो है बेसिकली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पक्ष में सरकार है, उसका सोशलिज्म या जनता के बारे में कल्याण करना इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो जो जिसको रिफॉर्म करे, रिफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि 5 साल तक उसे बिल्कुल एक मुश्त ऐसी सत्ता मिले जिसको कोई चैलेंज ना हो, उनको कोई डर ना हो कि चुनाव होने वाला है। तो इस चीज को कांग्रेस या विपक्ष इस्तेमाल कर सकता है कि भैया अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो उसके बाद आपके खिलाफ बिल आ जाएगा, आपके पक्ष में जो चीजें हो रही हैं जनता के डर से, चुनाव के डर से हो रही, वो नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये चर्चा होती रही तो विपक्ष इसका फायदा उठा सकते हैं, तो उसके पक्ष में है। ये सरकार इसलिए इसने बिल ले आया, चलो बिल चला गया, अब दूसरे काम करे, ये बिल तो पास होना नहीं है। मुझे लग रहा है सरकार ये समझ गई है, इसीलिए वो बिल को ठंडे बस्ते में डाल रही है। जी, तो प्रेम जी, अगर नीरज जी की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूं, तो क्या ये पुतिन मॉडल चाहते हैं, कोई चीन वाला मॉडल चाहते हैं जिसमें मनमाने ढंग से अपनी जो एक अधिनायकवादी ढंग से सरकार चलाएं और जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर डालें? अभी नहीं कर पाएंगे, ये एजेंडा बेशक इनके उसमें एजेंडे में रहेगा, ये जो एक देश एक चुनाव का मसला है। अभी ना कर पाए तो जब कभी भी 400 मिलेंगी या 400 के आसपास मिलेंगी, तब ये इनकी प्रायोरिटी होगी कि ये तो करना ही है। और हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी वो उससे जोड़कर लाना चाहें। अनम्यूट कर लीजिए। जी मुकेश जी, देखिए आप जो कह रहे हैं कंक्लूसिव तो वही बात है, लेकिन कंक्लूसिव होने से पहले हमको ये बताना भी पड़ेगा कि नहीं ऐसा ही होने वाला है। बहुत सी बातें होती है, जैसे बीजेपी तर्क देती कि 1950 के दशक में भी तो एक साथ एक देश एक चुनाव होता था, तो अब होगा तो क्या दिक्कत है। ये पूरा मसला टाइमिंग का तो है ही नहीं कि एक साथ चुनाव हो। तब होते थे, तब चुनाव आयोग इतना सशक्त नहीं था जब हो जाएगा इस कानून के बन जाने के बाद। तब आज की सरकार इतनी लाचार हो जाएगी, उस समय नहीं लाचार थी, इलेक्शन एक साथ हो या अलग अलग हो। चुनाव खर्च को बोलती है, चुनाव खर्च आपने सही बताया कि 1 साल के लिए अगर विधानसभा का काल बचा होगा तो 1 साल के लिए ही चुनाव होगा, तो इसका मतलब है कि 5 गुना ज्यादा खर्च हुआ ना चुनाव में। जो सरकार 5 साल के लिए चलनी चाहिए वो 1 साल के लिए चलेगी, तो खर्चा भी यहाँ 5 गुना ज्यादा हो रहा है, खर्च भी नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब है कि एक छद्म बातें हैं जो हमारे दिमाग में बिठाई जा रही कि एक साथ एक चुनाव, खर्चा कम, जबकि ये छद्म है, ये सही नहीं है। खर्च भी कम नहीं है, और दूसरी बात है कि हमारी सरकार कमजोर होती है, हमारा मुख्यमंत्री कमजोर होता है, निर्वाचित सदन कमजोर होता है, और उस पर कब्जा किनका होता है? वो जो नहीं चुने गए लोग हैं, चुनाव आयोग हो, केंद्रीय सत्ता हो, प्रतिनिधि राज्यपाल हो, वो अधिक मजबूत होते हैं। तो अपने आप में बुनियादी रूप से लोकतंत्र का घोर विरोधी ये प्रस्ताव है, और इसका मकसद तानाशाही ही हो सकता है, लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से हम बिल्कुल सहमत हैं कि राज्यों को कमजोर करना, वहां के संघीय ढांचे को कमजोर करना, केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना। अब देखिए, केंद्रीय सत्ता को इन्होंने आर्थिक रूप से भी मजबूत किया है और संघीय ढांचे को कमजोर किया है। जीएसटी उसका उदाहरण है। जीएसटी तो थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन एक लाइन में बोल सकते हैं, वो ये कि जीएसटी ने तो पहले होता था कि हम अमीरों से टैक्स वसूलेंगे और कमजोर तबके को देंगे सब्सिडी के तौर पर। जीएसटी ने किया कि जनता से वसूलो और अमीरों को टैक्स दो, 18 लाख करोड़ वसूलो और 16 लाख करोड़ एनपीए माफ कर दो, यानी धारा ही बदल दी। यहां भी लोकतंत्र की धारा जो है, हमारी सोचने का तरीका बदल रहे हैं, सीधे तानाशाही को ही लोकतंत्र बता रहे हैं। मान लो यही रूस पुतिन का जो मॉडल है वही मान लो यही लोकतंत्र है, यानी सोच ही बदलने का काम किया जा रहा है। जी विवेक जी, ये जो अपोजिशन, अगर आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी हो और अपोजिशन के तेवर देखे हो, तो इस आइडिया को लेकर वो बहुत एग्रेसिव है। इंडिया गठबंधन कम से कम इस मामले में एकजुट दिखता है। बाद में क्या होगा, कौन कहाँ छिटकेगा पता नहीं, लेकिन इस पूरी बहस के दौरान अपोजिशन बहुत ही आक्रामक था और उसने बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया मोदी सरकार। तो क्या ये आक्रामकता उसे कुछ एडवांटेज देने जा रही है?
राज्यों के स्तर पर ये मैसेज वहां भेज जा पाएगा कि ये राज्यों को कमजोर करने और उनके अधिकार को छीनने की एक बड़ी कोशिश है मोदी सरकार के द्वारा? क्या इस रूप में वो मैसेज दे पाएगा? मुकेश जी, एक बहुत बड़ा रैलिंग पॉइंट तो है अपोजिशन के लिए। जिस तरह से राज्यों को कमजोर करके केंद्र को और मजबूत करने का पूरा इरादा इन बिलों के द्वारा बीजेपी ने अपना स्पष्ट किया है, बिल्कुल इसमें अपोजिशन के लिए एक रैलिंग पॉइंट तो है। लेकिन क्या अपोजिशन एक दूसरे के साथ इस मुद्दे पर बने रहेंगे? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि उनके 20 एब्सेंट थे। अब अपोजिशन की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 234 है मेरे ख्याल से। तो इनके तो 198 ही मत पड़े। तो ये जो 36 लोग हैं, ये क्या कर रहे थे? ये कहाँ थे? इन्होंने ये प्रेजेंट थे, वोट नहीं किया, क्या किया? ये चाय पीने गए थे, पता नहीं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा डिसयूनिटी तो उस तरफ है। अगर हम संख्या की ही बात सिर्फ देखें तो वहां तो 36 लोग नहीं है। तो अपोजिशन, और आज जिस तरह से इंडिया अलायंस में लीडरशिप को लेकर एक बवाल मचा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है, मुख्यमंत्री बंगाल की, वो कह रही कि मुझे बनाओ, और उनके सपोर्ट में लोग खड़े हो गए। तो इनके तो लीडरशिप के मुद्दे पर ही ये आपस में लड़ पड़े हैं, या फिर इनका झगड़ा चल रहा है। तो ये इस मुद्दे पर, क्योंकि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन 2036 से पहले नहीं हो सकता, 2034 से पहले नहीं हो सकता। इस तरह की कुछ प्रोविजंस उसके अंदर है कि वो 2034 से पहले वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इस मुद्दे पर उनको इकट्ठा आना और एक फ्रंट बनाना और उसको लेकर लड़ना सरकार से, इसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है आज की स्थिति में। ये काफी लंबी लड़ाई है। तो इसमें इनको एक कोई रैलिंग पॉइंट मिल गया है, लेकिन इस लड़ाई का इमीडिएट गेन्स के लिए कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टैक्टिकल नोशनल विक्ट्री के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। अभी इसको काफी समय है, इसको ये रोल आउट होगा जब भी होगा, और 2034 से पहले ये नहीं होने वाला। तो तब तक अपोजिशन इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आवाज उठाती रहेगी। ये बहुत दूर की कौड़ी है। मुझे लगता है आज ये विषय बहुत ज्यादा, आज के दिन जो गर्मा गर्मी हुई है वो सिर्फ 20 लोग इनके एब्सेंट रहे इसके ऊपर है। ये मुझे लगता है मामला ठंडा हो जाएगा जब ये उस कमेटी की तरफ गया है। उसके बाद जब ये कमेटी की तरफ से आएगा, उसके बाद फिर एक बार मुझे लगता है मामला सुलझ जाएगा। तो फिलहाल बहुत ज्यादा अपोजिशन के लिए इसमें गर्व करने वाली बहुत ज्यादा कोई बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता मुकेश जी। जी, बिल्कुल अपोजिशन के लिए बहुत गर्व करने वाली बात ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए शर्म करने वाली बात तो आज जरूर हो गई है, और ये चिंता बीजेपी के खेमे में जरूर होगी। और हमने अभी केवल बहुमत के बारे में बात की, लेकिन एक जो बुनियादी बात लखेड़ा साहब ने शुरू में कही थी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, उस पर भी अटैक है, और चूंकि फेडरलिज्म पर अटैक है, तो ये कोर्ट में भी ये टिक नहीं पाएगा। चैलेंज तो होगा ही वहां भी, और वहां भी बड़ी मुश्किल पेश आने वाली। तो ये बिल केवल मामला लोकसभा और राज्यसभा तक सीमित नहीं है, इसके जो न्यायिक पहलू हैं, वैधानिक पहलू हैं, उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। बहरहाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।